हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12वीं भौतिकी क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर 13 नाभिक न्यूक्लियाई का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सॉडी फाजन, वर्ग विस्थापन नियम एवं इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण को डिस्कस करने जा रहा हूं हिंदी माध्यम में, जो रेडियो सक्रियता से संबंधित है, रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है एवं 12th स्टेट बोर्ड्स IIT JEE एंड अदर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले सॉडी-फाजन वर्ग विस्थापन नियम, सॉडी-फाजन ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। सॉडी एवं फाजन दो वैज्ञानिकों ने रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिकों से रेडियो सक्रिय विघटन या रेडियो सक्रिय क्षय अर्थात अल्फा कण, बीटा कण एवं गामा किरण का उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन से संबंधित नियम को दिए, जिसे सॉडी-फाजन वर्ग विस्थापन नियम कहा जाता है। इस नियम को वर्ग विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसलिए कहा जाता है कि जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो नया नाभिक, जिसे डाउटर एलिमेंट कहा जाता है या डाउटर नाभिक कहा जाता है, तो नया नाभिक एक अल्फा पुराने रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से नया नाभिक डाउटर एलिमेंट आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में दो वर्ग, टू ग्रुप पीछे खिसक जाता है, बाईं ओर चला जाता है। जबकि किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से एक बीटा माइनस कण के उत्सर्जन से नया नाभिक डाउटर एलिमेंट एक वर्ग आवर्त सारणी में एक वर्ग दाईं ओर राइट साइड में चला जाता है। दैट इज, रेडियो सक्रिय नाभिक से एक बीटा माइनस कण अर्थात इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने से नया नाभिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप अर्थात एक वर्ग दाईं ओर खिसक जाता है। इसलिए सॉडी-फाजन वर्ग विस्थापन नियम को वर्ग विस्थापन नियम कहा जाता है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। तो सॉडी-फाजन वर्ग विस्थापन नियम का फर्स्ट पार्ट, पहला भाग अल्फा कण रेडियो सक्रिय नाभिक से, किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जन से संबंधित है। तो इसका हेडिंग आप लोग दे दें, सॉडी-फाजन वर्ग विस्थापन नियम के पहले पार्ट का अल्फा क्षय, अल्फा डीके। किसी रेडियो सक्रिय तत्व का नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन से नया नाभिक की परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है, जबकि उसके द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए में
4 की कमी होती है तथा अल्फा कण अर्थात हीलियम का उत्सर्जन होता है एवं नया नाभिक डाउटर एलिमेंट आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में 2 वर्ग 2 ग्रुप्स लेफ्ट साइड में बाईं ओर खिसक जाता है, शिफ्ट कर जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लें। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का नाभिक से एक अल्फा कण के निकलने से या एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने से, एक अल्फा कण के निकलने से नया नाभिक रेडियो सक्रिय तो रहेगा, रेडियो एक्टिव तो रहेगा, लेकिन वह नाभिक अपेक्षाकृत छोटा हो जाएगा। नया नाभिक जिसे डाउटर एलिमेंट अंग्रेजी में कहा जाता है, डाउटर या डाउटर न्यूक्लियस, नया नाभिक जो प्राप्त होता है वह आवर्त सारणी में 2 वर्ग बाईं ओर चला जाता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाता है, जबकि नया नाभिक की परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो नया नाभिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में 2 वर्ग 2 ग्रुप पीछे चला जाता है, 2 वर्ग बाईं ओर, लेफ्ट साइड में, पीछे जाने का मतलब लेफ्ट साइड में 2 वर्ग बाईं ओर चला जाता है, जबकि नए नाभिक अर्थात डाउटर न्यूक्लियस, जबकि नए नाभिक के परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को जेड संकेत से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या जेड में 2 की कमी, जबकि एवं उस नाभिक के अर्थात नए नाभिक के द्रव्यमान संख्या में एवं उसके द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या को हम मास नंबर को कैपिटल एस सिंबल से सूचित करते हैं। द्रव्यमान संख्या ए में 4 की कमी होती है, 4 की कमी होती है, अर्थात नए नाभिक का द्रव्यमान संख्या 4 से घट जाएगा। जैसे द्रव्यमान संख्या 238 है तो एक अल्फा कण के उत्सर्जन से उसका द्रव्यमान संख्या 234 रह जाएगा, 4 की कमी होती है। इस प्रक्रिया को, इस नाभिकीय प्रतिक्रिया को हम निम्न ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को या इस नाभिकीय प्रतिक्रिया को, इस प्रक्रिया या नाभिकीय प्रतिक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या निम्न ढंग से व्यक्त किया जाता है, किया जा सकता है। निम्न ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। सॉरी, एक्स क्या है? एक्स ओरिजिनल प्रारंभिक रेडियो सक्रिय
तत्व के परमाणु को व्यक्त करता है। तो एक्स यह हो गया पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट न्यूक्लियस। एक्स परमाणु संख्या को नीचे, जेड द्रव्यमान संख्या को ऊपर। यह पितृ तत्व हो गया या पितृ नाभिक हो गया, पेरेंट एलिमेंट और पेरेंट न्यूक्लियस। अर्थात प्रारंभिक रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु को हम व्यक्त करते हैं कैसे? एक्स संकेत से। एक्स उस तत्व को, रेडियो सक्रिय तत्व को निरूपित करता है एक्स संकेत में। जेड उसकी परमाणु संख्या है, ए द्रव्यमान संख्या है। इससे एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है, माइनस अल्फा आप लिख दें। इस प्रारंभिक रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु से या तत्व के परमाणु का नाभिक से एक अल्फा कण निकला है। तो जो नया नाभिक होगा उसे वाई से हम सूचित कर सकते हैं। और इसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। वाई A-4 जो डॉक्टर एलिमेंट प्राप्त हुआ है नया नाभिक एक अल्फा कण से, जो पितृ नाभिक है या पितृ तत्व है एक्स, उससे एक अल्फा कण के उत्सर्जन से, माइनस अल्फा हमने लिखा है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से जो नया नाभिक प्राप्त हुआ वह भी रेडियो सक्रिय नाभिक होगा या रेडियो सक्रिय तत्व होगा, उसे वाई से सूचित किया जा सकता है। तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी एक अल्फा कण के निकलने से। तो A-4 हमने कर दिया। जबकि परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है, जो हमने शुरू में लिखा है, जो प्रारंभिक रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु है। तो उस तत्व को एक से संकेत से सूचित किया गया है। परमाणु संख्या को नीचे लेफ्ट साइड में जेड संकेत से, जबकि द्रव्यमान संख्या को ऊपर राइट साइड में प्रीफिक्स के रूप में ए लिखा गया है। तो ए में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो गई एक अल्फा कण के उत्सर्जन से। एक्स तत्व जो रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से, के परमाणु का नाभिक से एक अल्फा कण निकला, तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। तो ए माइनस सिंबल में वाई दे करके नया नाभिक हो गया A-Z। जबकि द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी होगी? 2 की। तो Z-2 लेफ्ट साइड में नीचे हम वाई संकेत देकर नीचे Z-2 जो नया तत्व का नाभिक है उसे वाई से सूचित किया गया है। तो y इक्वल टू Z-2, द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी, परमाणु संख्या में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी A-4, जबकि परमाणु संख्या Z में 2 की कमी, तो Z-2 हमने लिखा। एंड प्लस 2He4 अल्फा कण क्या है? हीलियम है। डबल पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम परमाणु को ही अल्फा कण कहा जाता है। डबल पॉजिटिवली चार्ज का मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड निकला हुआ दोनों इलेक्ट्रॉन डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम हुआ, जो कि अल्फा कण क्या है? और कुछ नहीं, हीलियम नाभिक है। डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम नाभिक है, मतलब हीलियम परमाणु से नाभिक के बाहर जो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम परमाणु में होते हैं वह निकला हुआ है, तो वह अल्फा कण कहलाता है। तो अल्फा 6 में इस रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से अल्फा 6 की नाभिकीय प्रतिक्रिया या इस प्रक्रिया को हमने व्यक्त किया है। एक्स परमाणु संख्या जेड, द्रव्यमान संख्या ए, एक अल्फा कण निकला, नया नाभिक, नया परमाणु, नए तत्व का परमाणु प्राप्त हुआ, वाई से संकेत से सूचित किया गया। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी A-4, जबकि परमाणु संख्या में 2 की कमी Z-2 प्लस 2He4। 2He4 क्या है? अल्फा कण है। एक अल्फा कण जब निकला, अल्फा कण और कुछ नहीं हीलियम है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब इस प्रक्रिया को, मतलब अल्फा 6 रेडियो सक्रिय नाभिक से अल्फा 6 की जो प्रक्रिया है या नाभिकीय प्रतिक्रिया है, जिसको हमने संकेत में दर्शाया, तो इसको किसी एक रेडियो सक्रिय, इसे उदाहरण के, तो इस प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा भी, एक किसी तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु से, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन कराकर इसे उदाहरण, इस प्रक्रिया को और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे
यूरेनियम यूरेनियम परमाणु का नाभिक यूरेनियम 92-238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। तो एग्जाम्पल हो गया यूरेनियम का संकेत कैपिटल यू, परमाणु संख्या जेड की जगह 92, तत्व है यूरेनियम परमाणु है, एंड द्रव्यमान संख्या 238 भी होता है यूरेनियम का। यूरेनियम समस्थानिक है, तो यूरेनियम 92-238 यूरेनियम परमाणु का नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन माइनस अल्फा हमने किया। नया जो तत्व होगा वह थोरियम होगा। नए तत्व के परमाणु प्राप्त हुआ थोरियम, एंड थोरियम की परमाणु संख्या में कितनी कमी होगी, यूरेनियम की परमाणु संख्या में कितनी कमी होगी, 2 की, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से। जो नियम है शॉर्टी-फाइजन वर्ग विस्थापन नियम का पहला भाग अल्फा 6 से संबंधित, तो 92 है यूरेनियम का, इसमें 2 की कमी, परमाणु संख्या जेड की जगह 92 है, 2 की कमी, तो जेड -2, 92 - 2 दैट इज 90, एंड द्रव्यमान संख्या यूरेनियम का 238, ए की जगह 238 है, इसमें 4 की कमी होती है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या 4 से घटता है, तो 38 है, 238 है, 38 का मतलब 238 है, लास्ट में 38 है, तो 238 है द्रव्यमान संख्या, उसमें 4 की कमी हो गई, तो 238 - 4, a - 4, तो 238 - 4 234, प्लस अल्फा कण को क्या कहा जाता है, हीलियम है 284, ऐसे बैलेंस्ड है। राइट हैंड साइड में थोरियम की परमाणु संख्या 90 है, हीलियम का 2 है, तो 90 + 2 92 92, और एवं थोरियम का द्रव्यमान संख्या 234 एंड हीलियम का द्रव्यमान संख्या 4, तो 234 + 4 238। लेफ्ट हैंड साइड में भी यूरेनियम का 238 है द्रव्यमान संख्या एंड परमाणु संख्या 92 है। तो बैलेंस रिएक्शन है। यह प्रक्रिया क्या है, यूरेनियम नाभिक से एक अल्फा कण का उत्सर्जन जिससे थोरियम प्राप्त हुआ, जिसकी परमाणु संख्या 90 है, यूरेनियम की परमाणु संख्या में 2 की कमी हुई, उससे जब एक अल्फा कण निकला, जबकि द्रव्यमान संख्या थोरियम का 234 है 234, यूरेनियम का 238 है, 4 की कमी आई द्रव्यमान संख्या में थोरियम का। इस प्रकार अल्फा कण के उत्सर्जन को जिस नाभिकीय प्रतिक्रिया द्वारा व्यक्त किया गया, तो उस पर एक हमने एग्जाम्पल भी बताया। अब शॉर्टी-फाइजन वर्ग विस्थापन नियम का दूसरा भाग, जो कि बीटा 6 से संबंधित है। बीटा 6 में 2 प्रकार का बीटा 6 होता है, बीटा माइनस डी के, जो इलेक्ट्रॉन रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का नाभिक से बीटा माइनस कण अर्थात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन से संबंधित है, तथा दूसरा बीटा +6 भी होता है, जो किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का नाभिक से इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से संबंधित है। उन दोनों नियमों को हम बीटा 6 के अंतर्गत ही देखेंगे, मतलब दोनों बीटा -6 एवं बीटा +6 को। तो अब इसका दूसरा पार्ट हो गया शॉर्टी-फाइजन वर्ग विस्थापन नियम का। तो इसे लिखें नंबर 2 देकर रोमन में, बीटा 6 बीटा डीके, और यह भी 2 ढंग का होगा, बीटा -6 पार्ट ए में इसका बीटा -6, बीटा -6 क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, बीटा -6 ब्रैकेट में लिखना है, ई माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन का संकेत है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन या एक बीटा माइनस कण निकलता है, उत्सर्जित होता है, तो नए तत्व के परमाणु का नाभिक
या नए तत्व का परमाणु की परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है, एक का इंक्रीज होता है, परंतु उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एवं नया नाभिक डाउटर एलिमेंट जो कि रेडियो सक्रिय तो रहता है लेकिन आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में एक वर्ग वन ग्रुप दाईं ओर मतलब आगे चला जाता है, राइट साइड में। तो इस प्रक्रिया को भी हम या इस जो नाभिकीय प्रक्रिया है प्रतिक्रिया है उसे हम व्यक्त कर सकते हैं संकेत के रूप में, जैसा कि किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन के लिए हमने दर्शाया, उसी ढंग से यहाँ भी कर सकते हैं। तो बीटा माइनस 6 क्या है इसे नोट करें आप लोग, जिसे मैंने बताया किसी रेडियो सक्रिय परमाणु का नाभिक से एक बीटा माइनस कण अर्थात इलेक्ट्रॉन, एक बीटा माइनस कण का मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन से या इलेक्ट्रॉन के निकलने से उत्सर्जन होने से नए नाभिक, अंग्रेजी में डाउटर एलिमेंट, नए नाभिक की परमाणु संख्या को जेड संकेत से सूचित किया जाता है। तो जेड में एक की वृद्धि हो जाएगी, परमाणु संख्या एक से बढ़ जाएगा। परमाणु संख्या अगर 90 है परमाणु संख्या किसी रेडियो सक्रिय तत्व का, तो जो कि थोरियम है, एक बीटा माइनस कण निकलेगा तो उसकी परमाणु संख्या 91 हो जाएगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या 234 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नए नाभिक की परमाणु संख्या जेड में एक से वृद्धि होगी, एक की वृद्धि होती है, जबकि उसके द्रव्यमान संख्या मतलब नए नाभिक जो डाउटर एलिमेंट है जबकि उसके नए नाभिक डाउटर एलिमेंट या मातृ नाभिक या मातृ तत्व, जबकि उसके द्रव्यमान संख्या, नए नाभिक की द्रव्यमान संख्या को ये संकेत से सूचित किया जाता है, कैपिटल ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रक्रिया को या इस नाभिकीय प्रतिक्रिया को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे? अर्थात एक्स मान लें जो पितृ तत्व का परमाणु है, ओरिजिनल प्रारंभिक रेडियो सक्रिय परमाणु को हम एक संकेत से, उस तत्व को एक संकेत से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या को जेड से नीचे में बाईं ओर लेफ्ट साइड में, जबकि द्रव्यमान संख्या को ऊपर राइट साइड में ऊपर। एक बीटा माइनस का निकला, बीटा माइनस एरो दे करके बीटा माइनस लिख दिया। तो नया जो नाभिक होगा, नए तत्व का परमाणु, उसको हम वाई से सूचित करेंगे। उस नाभिक को वाई से, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हुई तो Z+1 वाई दे करके नीचे में बाएं साइड में Z+1 कर देंगे। परमाणु संख्या एक से बढ़ गया, सॉडिफाइजन वर्ग विस्थापन नियम का दूसरा भाग में यही कहता है। तो Z+1 वाई नीचे बाईं ओर Z+1, परमाणु संख्या में एक बढ़ा, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो यही लिखेंगे ऊपर में दाईं ओर ऊपर में।
y के ऊपर a लिखेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं ई संकेत से, स्मॉल ई संकेत से। परमाणु संख्या नीचे में हम बाईं ओर -1 देंगे परमाणु संख्या की जगह, एवं द्रव्यमान संख्या की जगह 0, ऊपर में दाईं ओर 0 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का ही संकेत है, स्मॉल ई देकर नीचे में -1, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। परमाणु संख्या की जगह -1, द्रव्यमान संख्या की जगह 0। इसके अलावा इस प्रक्रिया में, मतलब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से बीटा माइनस कण या इलेक्ट्रॉन के, बीटा माइनस कौन हो गया, -E-10, ये बीटा कण है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रक्रिया में जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक तत्व का के परमाणु का नाभिक से एक बीटा माइनस कण या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो नए तत्व के डॉटर एलिमेंट के अलावा, नए तत्व के नाभिक के अलावा इलेक्ट्रॉन का तो उत्सर्जन होता ही है। इस प्रक्रिया को तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। प्लस नाभिक के अंदर उपस्थित एक अन्य कण भी का भी उत्सर्जन होता है, जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। जो न्यूट्रिनो का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है, एवं उसका संकेत होता है न्यू बार। न्यू संकेत, हम आवृत्ति का भी संकेत न्यू होता है, एक संकेत, तो न्यू के ऊपर बार देंगे। एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या है, न्यू बार है, एंटी न्यूट्रिनो। यह भी नाभिक, किसी परमाणु का नाभिक के अंदर उपस्थित, किसी रेडियो सक्रिय परमाणु का नाभिक के अंदर उपस्थित एक कण है, बहुत ही सूक्ष्म, मतलब द्रव्यमान रहित, आवेश रहित। न तो इसका द्रव्यमान भी शून्य है, लगभग शून्य है, एवं आवेश भी शून्य है। लेकिन नाभिक का अस्तित्व के लिए नाभिक के अंदर इसकी उपस्थिति अनिवार्य है, एंटी न्यूट्रिनो, जो कि न्यूट्रिनो का ही एक, न्यूट्रिनो का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यू बार। तो यह भी उत्सर्जित होता है बीटा माइनस डीके में, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का नाभिक से एक बीटा माइनस कण या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से नए तत्व का नाभिक तो y प्राप्त होता ही है, जिसकी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो a की जगह हमने यही लिखा। जो पितृ तत्व का नाभिक है, उसमें भी हमने जो पितृ तत्व है का परमाणु उसे 1 से सूचित किया गया है, तो उसके ऊपर में द्रव्यमान संख्या a है, परमाणु संख्या बाईं और नीचे में z है। तो परमाणु संख्या में तो एक बीटा माइनस कण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो गई, तो Z+1 हमने लिखा। नया नाभिक, नया परमाणु का नाभिक कौन है, y है, तो Z+1, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो यही रहेगा। प्लस बीटा कण क्या है, बीटा माइनस कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, इलेक्ट्रॉन को हमने लिखा स्मॉल ई संकेत नीचे में -1, परमाणु संख्या की जगह, द्रव्यमान संख्या की जगह 0। प्लस उसके अलावा भी एक कण का उत्सर्जन होता है, जो न्यूट्रिनो का एंटी प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है, जो कि नाभिक के अंदर ही पाया जाता है, जो कि द्रव्यमान रहित एवं आवेश रहित होता है, मासलेस एंड चार्जलेस। लेकिन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए एंटी न्यूट्रिनो एवं न्यूट्रिनो का नाभिक के अंदर उपस्थित होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हमने बीटा माइनस डीके की प्रक्रिया को संकेत में, या नाभिकीय प्रतिक्रिया को इस संकेत के द्वारा दर्शाया। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी देखा जा सकता है। इसके पहले भी मैंने थोरियम जैसे 90 एंड 234, 90 इसका परमाणु संख्या थोरियम का, द्रव्यमान संख्या 234, तो इससे अगर एक बीटा माइनस का निकलेगा तो नया जो तत्व होगा उसका परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 90 के बदले में 91 हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह 234 ही रहेगा। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ। कार्बन 14, कार्बन भी, वह भी एक समस्थानिक ही है। कार्बन परमाणु के 2 समस्थानिक C612 एंड C614 होता है। तो C614 अस्थायी होता है, तो जिसका उपयोग कार्बन डेटिंग में भी किया जाता है। लंबी उम्र जीवाश्म का हो या किसी पहाड़ इत्यादि का हो, या पहाड़ी का, तो उसका भी एज का जो कि लंबे समय से है, तो उसके उम्र का निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। C14 का कार्बन का समस्थानिक। तो उदाहरण देखा जाए बीटा माइनस डीके का,
तो कार्बन भी, जो कार्बन परमाणु है C614, वह भी रेडियो सक्रिय ही होता है। हालांकि इसकी परमाणु संख्या केवल 6 है, द्रव्यमान संख्या 14 है, तो बड़ा नाभिक तो नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप छोटा नाभिक होने के बाद भी C614 रेडियो सक्रिय नाभिक है। तो C614 हमने लिया, कार्बन समस्थानिक, C6 कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 14। वैसे नॉर्मली कार्बन का C612 होता है, तो इसलिए यह समस्थानिक है। परमाणु संख्या C612 है, C614 समस्थानिक आइसोटोप्स हो गए, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या मास नंबर अलग अलग है। तो अब कार्बन जो नाभिक है C614, इससे एक बीटा माइनस का निकला, तो यहाँ पर लिख दें बीटा माइनस, इससे निकला एक बीटा माइनस कण का उत्सर्जन, एक इलेक्ट्रॉन कण का उत्सर्जन होने से नया जो नाभिक होगा, नया तत्व का परमाणु, नया तत्व कौन होगा, नया तत्व का परमाणु कौन हो गया, नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु, चूंकि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होगी तो 6 से 7 हो जाएगा, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो गई। यहाँ पर क्रिया है बीटा माइनस 6 की, तो यहाँ पर हमने y लिखा है, नया जो एलिमेंट है डाउटर एलिमेंट, परमाणु संख्या में 1 बढ़ गया, Z+1, द्रव्यमान संख्या यही रहा, कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर भी C614 से एक बीटा माइनस कण निकला, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। तो जो नया नाभिक है वह नाइट्रोजन, उसकी परमाणु संख्या 6 से बढ़ के 1 बढ़ गया, 7 हो गया, जबकि द्रव्यमान संख्या 14 ही रहा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकला। बीटा माइनस कण क्या है, और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सूचित करते हैं, संकेत ही देकर, नीचे में -1, ऊपर में 0, प्लस इसके अलावा एक एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार भी उत्सर्जित होता है बीटा माइनस 6 की प्रक्रिया। तो इस प्रकार हमने बीटा माइनस 6 की नाभिकीय प्रतिक्रिया या उस प्रक्रिया को, बीटा माइनस 6 की प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा भी दर्शाया। कार्बन का परिवर्तन हो गया किसमें, नाइट्रोजन में, एक बीटा माइनस कण C614 से के नाभिक से उत्सर्जित हुआ। तो अब इसके विपरीत बीटा प्लस उत्सर्जन भी होता है बीटा 6 के दौरान। तो हम बी, मतलब सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड दूसरा भाग सॉडिफाइजन वर्ग विस्थापन नियम का, जो बीटा 6 से संबंधित है किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का नाभिक से, तो उसका बी पार्ट, ए पार्ट में तो हमने देखा, डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, बीटा माइनस कण अर्थात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अब बीटा प्लस कण जो कि क्या है, पॉजिट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है। तो बीटा प्लस 6 हेडिंग देंगे, बीटा प्लस 6, बीटा प्लस डीके, और पॉजिट्रॉन इमिशन, इसे क्या कहा जाएगा, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, बीटा प्लस डीके अंग्रेजी में, बीटा प्लस 6 या पॉजिट्रॉन 6 अंग्रेजी में पॉजिट्रॉन इमिशन सॉरी, और पॉजिट्रॉन इमिशन। तो बीटा प्लस 6 में क्या होगा, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक बीटा प्लस कण या पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन होने से नया तत्व डाउटर एलिमेंट की परमाणु संख्या Z में 1 की कमी होती है, बीटा माइनस में 1 की वृद्धि हो रहा था, बीटा प्लस उत्सर्जन में परमाणु संख्या में नए नाभिक के परमाणु संख्या में 1 की कमी होगी, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वह जो नया नाभिक है वह आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, बाईं ओर चला जाएगा, एक स्थान माने एक वर्ग, वन ग्रुप लेफ्ट चला जाएगा। नया नाभिक न्यू जो न्यूक्लियाइड है वह एक बीटा प्लस कण के उत्सर्जन से, इसे आप लोग नोट कर लें। बीटा प्लस 6 की जो प्रक्रिया है उसे फिर संकेत से भी दर्शाया जाएगा उदाहरण समेत। तो लिखिए, किसी रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु के नाभिक से, अर्थात किसी रेडियो सक्रिय नाभिक, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से एक बीटा प्लस कण या पॉजिट्रॉन
एक बीटा प्लस कण या एक पोजिट्रॉन के निकलने से, उत्सर्जन से नए नाभिक न्यू न्यूक्लियाइड के परमाणु संख्या इसका संकेत Z है, परमाणु संख्या Z में एक कम हो जाएगा, एक की कमी। बीटा माइनस डी के में एक बढ़ जा रहा था, यहाँ पर एक घट जाएगा, एवं उस नए नाभिक के द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीटा माइनस में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, यहाँ भी नहीं होगा। एवं नए नाभिक के परमाणु संख्या Z में एक की कमी एवं द्रव्यमान संख्या में कैपिटल A में, द्रव्यमान संख्या का संकेत कैपिटल A, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या कैपिटल A में कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रक्रिया को भी हम निम्न ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात संकेत में इस प्रक्रिया को हम दिखा सकते हैं। X क्या हो गया? प्रारंभिक रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु। X से उसे हम एक संकेत से सूचित किया जाता है उस एलिमेंट को, उस तत्व को। परमाणु संख्या उसका Z है, नीचे बाईं लेफ्ट साइड में। द्रव्यमान संख्या को X के ऊपर दाईं ओर, X नीचे Z परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या A हो गया। यह प्रारंभिक रेडियो सक्रिय तत्व हो गया, पैरेंट न्यूक्लियस या पैरेंट एलिमेंट और पैरेंट न्यूक्लियाइड। इससे यहाँ पर माइनस निकलेगा क्या? बीटा प्लस का, तो माइनस बीटा प्लस यहाँ लिख दें आप एरो दे करके। नया तत्व भी रेडियो है, नया तत्व जो होगा उसे हम, नया तत्व के परमाणु को हम Y से सूचित करें, डाउटर एलिमेंट को। परमाणु संख्या में एक की कमी होती है इस नियम के अनुसार, सोडिफाइजन वर्ग विस्थापन नियम के अनुसार। Z-1, द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, न परिवर्तन का न कमी है न वृद्धि है, तो हमने द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं, यही लिखा, यही लिख दिया Y के ऊपर, लेकिन Z में एक माइनस कर दिया। प्लस पोजिट्रॉन उत्सर्जित होगा, पोजिट्रॉन का संकेत यहाँ स्मॉल ही देंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, लेकिन +1 -1 की जगह +1 नीचे में, परमाणु संख्या की जगह, द्रव्यमान संख्या की जगह 0। ये पोजिट्रॉन का संकेत हो गया। ये क्या है? पोजिट्रॉन का संकेत। पोजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है। प्लस अब यहाँ एक और भी नाभिक से, एक माने पोजिट्रॉन के अलावा नाभिक से एक अन्य द्रव्यमान रहित एवं आवेश रहित कण, जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है, और न्यूट्रिनो का ही प्रतिकण है एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार, जो कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से बीटा माइनस कण, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के समय नाभिक से इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है। तो वह एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार इसी न्यूट्रिनो का, जो कि बीटा प्लस डीके में रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से उत्सर्जित होता है, उसी का प्रतिकण है, न्यूट्रिनो का ही प्रतिकण है। तो यहाँ पर पोजिट्रॉन के साथ रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक बीटा प्लस कण, अर्थात पोजिट्रॉन के उत्सर्जन होने से पोजिट्रॉन के साथ साथ न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है, जो कि द्रव्यमान रहित एवं आवेश रहित है, एंटी न्यूट्रिनो के ही समान। तो न्यू क्या है? न्यूट्रिनो का संकेत न्यू, इसका प्रतिकण न्यू बार, इसका संकेत एंटी न्यूट्रिनो का संकेत न्यू बार एवं न्यूट्रिनो का संकेत न्यू। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख इस संकेत के बगल में किसका संकेत है उसे भी मैं लिख देता हूँ, न्यूट्रिनो का संकेत है न्यू। तो यह बीटा प्लस डीके रेडियो सक्रिय तत्व, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से बीटा प्लस डीके होने पर जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, जो नया नाभिक मिलता है Y,
नए परमाणु का नाभिक, तो उसके या नया तत्व के परमाणु का नाभिक मिलता है। तो वाई ओरिजिनल कौन था? एक्स था, मतलब पैरेंट एलिमेंट पितृ तत्व एक्स था, और वाई जो हो गया डाउटर एलिमेंट है, अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? वाई, तो इसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, यही रह गया, जबकि परमाणु संख्या में एक की कमी, Z-1 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह न्यूक्लियर रिएक्शन है, नाभिकीय प्रतिक्रिया है बीटा प्लस उत्सर्जन का किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से। अब इसे भी एक एग्जाम्पल से किसी तत्व का परमाणु के नाभिक को मतलब के रूप में इस नाभिकीय प्रतिक्रिया को समझा जा सकता है। किसी तत्व के परमाणु को लेकर के उसमें जो परिवर्तन होगा, तो इसी का वो रिवर्स हम कर सकते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से फिर बीटा प्लस का उत्सर्जन होगा तो कार्बन आ जाएगा। इसी को रिवर्स कर लें, इसी उदाहरण को। तो उदाहरण में क्या करेंगे हम? नाइट्रोजन के जगह लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के जगह नाइट्रोजन कर दें। उदाहरण इसका बीटा प्लस का उदाहरण, तो N7 नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14। अब केवल यहाँ बीटा प्लस कर लें, आप अलग से रिएक्शन लिखेंगे, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। तो बीटा माइनस वाला मेरी, अब नाइट्रोजन की जगह क्या हो गया? नाइट्रोजन से जब एक बीटा प्लस कण का उत्सर्जन होगा, जब निकलेगा, तो बीटा प्लस मैंने लिख दिया। तो क्या होगा? नया तत्व कौन हो जाएगा? जो कार्बन पहले था बीटा माइनस प्रोसेस में, कार्बन से नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन से बीटा प्लस होगा तो कार्बन मिल जाएगा, फिर C614 प्लस पॉजिट्रॉन का इमिशन हो जाएगा, जिसे E नीचे में परमाणु संख्या की जगह +1, द्रव्यमान संख्या की जगह ऊपर में दाईं ओर 0 एंड प्लस न्यूट्रिनो, न्यू बार की जगह अब न्यूट्रिनो हो जाएगा। तो उसी नाभिकीय प्रतिक्रिया को हमने पलट दिया C614 का, C614 से कार्बन समस्थानिक से C6 कार्बन परमाणु C614 के नाभिक से एक बीटा माइनस कण या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो रासायनिक प्रतिक्रिया था, या जो प्रक्रिया था जिसे हमने संकेत में दिखाया था, दर्शाया था, तो उस एग्जाम्पल को ही, उस संकेत को, मतलब बीटा माइनस 6 का संकेत से नाभिकीय प्रक्रिया को जिस संकेत से दर्शाया था, और उस पर एक एग्जाम्पल हमने बताया इसी वीडियो में कुछ समय पहले। C614 से बीटा माइनस कण का उत्सर्जन से नाइट्रोजन मिला था, इलेक्ट्रॉन मिला था उत्सर्जित होकर के, -1 0 और एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर उसी प्रक्रिया को पलट दिया गया। नाइट्रोजन 7N14 से एक बीटा प्लस कण का उत्सर्जन, मतलब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन से क्या मिला? जो नया तत्व मिला, रेडियो सक्रिय नया तत्व कौन मिल गया? जो कार्बन था, रेडियो सक्रिय तत्व, वह मिला। तो उसकी द्रव्यमान परमाणु संख्या में एक की कमी हो गई, नाइट्रोजन का 7 है परमाणु संख्या, यहाँ इसमें एक कमी हो गई तो 6 हो गया। द्रव्यमान संख्या नाइट्रोजन का 14 है, कार्बन का भी 14 है, कोई परिवर्तन नहीं है। एंड प्लस पॉजिट्रॉन उत्सर्जित हुआ, जिसका संकेत E, स्मॉल e, सफिक्स में लेफ्ट साइड में +1 एंड ऊपर में 0, द्रव्यमान संख्या के 0 जगह 0, परमाणु संख्या की जगह +1 एंड प्लस न्यूट्रिनो बीटा माइनस लिखे में एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है, बीटा प्लस में न्यूट्रिनो। तो यह एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन से कार्बन में परिवर्तन एक बीटा प्लस कण के उत्सर्जन से। अब इस नियम का मतलब सॉलिड-हाइड्रोजन वर्ग विस्थापन नियम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका तीसरा एवं अंतिम पार्ट, थर्ड पार्ट, जो कि गामा 6, इसे लिखें आप लोग गामा 6, रोमन में नंबर 3 दे करके गामा 6, गामा डीके। वर्ग विस्थापन नियम के अनुसार जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का नाभिक से गामा किरण या गामा विकिरण का उत्सर्जन होता है, तो न तो उस तत्व के या नए तत्व कहें वही तत्व रह जाता है, तो उस तत्व के न तो द्रव्यमान संख्या में कोई कमी होती है, न ही परमाणु संख्या में कोई कमी होती है, लेकिन वह तत्व जो अस्थायी रहता है गामा विकिरण या गामा किरण के उत्सर्जन के पहले,
वह अस्थायी हो जाता है, मतलब वह अपने सामान्य ऊर्जा स्तर में चला जाता है, पहले उत्तेजित ऊर्जा स्तर में होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि गामा क्षय तभी होता है जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से या तो अल्फा कण या बीटा कण का उत्सर्जन होता है, उसके बाद वह नाभिक अस्थायी हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में सामान्य स्तर ऊर्जा स्तर में आने के लिए विकिरण, गामा विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एंड तब जाकर के वह अस्थायी नाभिक के रूप में फिर, मतलब जो अस्थायी तो पर भी रहेगा, क्योंकि कोई भी रेडियो सक्रिय जो नाभिक होता है, रेडियो सक्रिय परमाणु का नाभिक अस्थायी होता है, तो उसके हम कहें कि अस्थायी न कह करके उसे हम, अस्थायी तो रहता ही है कोई भी रेडियो सक्रिय नाभिक, उसको उसे ये कहें कि उत्तेजित अवस्था से सामान्य ऊर्जा स्तर में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है गामा विकिरण के उत्सर्जन से, वह रेडियो सक्रिय नाभिक, परमाणु का नाभिक जो कि उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, अस्थायी तो रहता ही है। और उत्तेजित कब होता है? जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से अल्फा कण या बीटा कण का उत्सर्जन होता है, उसके बाद जो रेडियो सक्रिय नाभिक है वह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, अस्थायी तो रहता ही है, उत्तेजित एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और वहां से एक्साइटेड स्टेट में आकर गामा किरण के रूप में विकिरण रेडिएशन या ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, तब जाकर के सामान्य ऊर्जा स्तर में चलाता है। तो जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक से गामा किरण का या गामा विकिरण का उत्सर्जन होता है, तो उस तत्व के न तो परमाणु संख्या Z में कोई परिवर्तन होता है, न ही उसके द्रव्यमान संख्या A में कोई परिवर्तन होता है, परंतु वह रेडियो सक्रिय परमाणु उत्तेजित अवस्था से सामान्य ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। इतना ही होता है, इसे आप लोग नोट कर लें गामा क्षय को। है गामा क्षय डायरेक्ट नहीं होता है, पहले अल्फा क्षय या बीटा क्षय के बाद ही होता है गामा क्षय, पहले ही गामा क्षय नहीं हो जाता है, क्योंकि किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक से जब अल्फा कण या बीटा कण निकलता है, तब जाकर के वह जो नाभिक है, रेडियो सक्रिय नाभिक, वह उत्तेजित हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और वहां से गामा किरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित कर वह सामान्य ऊर्जा स्तर में आता है। तो किसी लिखें गामा क्षय को, सॉलिफाइजन वर्ग विस्थापन नियम का तीसरा एवं अंतिम भाग, किसी रेडियो सक्रिय नाभिक जिसे हम उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और किसी अल्फा या बीटा कण के उत्सर्जन से, किसी रेडियो सक्रिय नाभिक, ब्रैकेट में लिख दें एक्साइटेड, उत्तेजित नाभिक है, से गामा किरण के उत्सर्जन से न तो उस रेडियो सक्रिय नाभिक, न तो उस नाभिक की परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या का संकेत क्या है? Z है। परमाणु संख्या Z में कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन होता है, एवं न तो परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन होगा उस उत्तेजित नाभिक का, एवं न अलग ही अलग उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता है, एवं न ही उस नाभिक के या उस परमाणु के नाभिक, उस नाभिक के द्रव्यमान संख्या
उस न्यूक्लियाइड के द्रव्यमान मास नंबर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, न एटॉमिक नंबर में ही होता है नाभिक के, एवं न ही उस नाभिक के द्रव्यमान संख्या संकेत कैपिटल ए में कोई परिवर्तन होता है। परंतु उत्तेजित नाभिक जब गामा विकिरण उत्सर्जित कर लेगा तो गामा किरण के उत्सर्जन के बाद वह नाभिक सामान्य ऊर्जा स्तर में चलाता है, ग्राउंड स्टेट में चलाता है, इतना ही होता है। परंतु वह नाभिक गामा किरण के उत्सर्जन के बाद गामा किरण के उत्सर्जन के बाद, गामा इमिशन के बाद क्या होगा, एनर्जी के रूप में गामा रेडिएशन क्या एनर्जी है ही। तो गामा किरण के उत्सर्जन के बाद, परंतु वह नाभिक गामा किरण के उत्सर्जन के बाद प्रारंभिक ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट में चलाता है। उत्तेजित से अब ग्राउंड स्टेट में आ गया। प्रारंभिक ऊर्जा स्तर, जिसे ब्रैकेट में ग्राउंड स्टेट लिख सकते हैं आप लोग, प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, चला आता है। अब इस प्रक्रिया को भी रेडियो सक्रिय, उत्तेजित रेडियो सक्रिय नाभिक से गामा किरण के उत्सर्जन की प्रक्रिया को भी, इस नाभिकीय प्रतिक्रिया को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। गामा कोई एलिमेंट ले लें, एलिमेंट मान लिया एक्स ही है, रेडियो सक्रिय जो परमाणु का को हम व्यक्त करते हैं एक्स से प्रारंभिक, लेकिन यह रेडियो सक्रिय है, इस पर हम स्टार एक लगाते हैं। यह स्टार है, मतलब रेडियो सक्रिय तो है ही, उत्तेजित है, उत्तेजित अवस्था में है, तो यहाँ पर स्टार हमने लगा दिया। द्रव्यमान संख्या इसका जेड नीचे हम व्यक्त करेंगे बाईं ओर, एवं परमाणु संख्या जेड को हम नीचे व्यक्त करते हैं, एवं द्रव्यमान संख्या ए को ऊपर में, दाईं ओर ऊपर में। ए द्रव्यमान संख्या का संकेत, जेड परमाणु संख्या को नीचे में, द्रव्यमान संख्या को ऊपर में। यह उत्तेजित है नाभिक, तो उसे हमने स्टार लगा दिया है। उत्तेजित स्टार क्या बता रहा है, उत्तेजित अवस्था को बता रहा है। अब इस नाभिक से एक्स परमाणु संख्या जेड रेडियो सक्रिय, उत्तेजित नाभिक का संकेत या उत्तेजित तत्व के परमाणु को एक संकेत से सूचित किया गया है, जिसकी परमाणु संख्या जेड है नीचे, द्रव्यमान संख्या ए ऊपर, स्टार लगा दिया गया, उत्तेजित को बता रहा है। इससे गामा किरण निकला, एक गामा किरण निकला। जब गामा किरण, तो नया नाभिक, माने उस नाभिक में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, उत्तेजित से ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो एक से ही रह गया, वही एलिमेंट रह गया, वही तत्व रह गया, वही तत्व का परमाणु रह गया। परमाणु संख्या जेड नीचे, जेड ही रहा, द्रव्यमान संख्या में भी कोई चेंज नहीं। लेकिन अब यह जो गामा किरण के उत्सर्जन के बाद उत्तेजित नाभिक जो है वह, या उत्तेजित जो तत्व का परमाणु है वह चलाया किसमें, ग्राउंड स्टेट में। ये आ गया प्रारंभिक ऊर्जा स्तर में, आ गया ग्राउंड स्टेट में, आ गया प्रारंभिक ऊर्जा स्तर, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, ग्राउंड स्टेट में चलाया। तो ग्राउंड स्टेट वाला में हमने स्टार नहीं लगाया, स्टार लगाया है उत्तेजित के लिए, ग्राउंड स्टेट में आ गया। लेकिन गामा किरण के उत्सर्जन से किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक या किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु का न तो द्रव्यमान संख्या जेड में कोई परिवर्तन होता है, न तो परमाणु संख्या जेड में कोई परिवर्तन होता है, एवं न ही द्रव्यमान संख्या ए में कोई परिवर्तन होता है, जैसा कि देखा जा सकता है। लेकिन वह नाभिक अस्थायी से उत्तेजित अवस्था से
प्रारंभिक ऊर्जा स्तर या प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। इसे भी हम मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक से गामा किरण या गामा विकिरण के उत्सर्जन को की प्रक्रिया को हमने संकेत में दर्शाया या नाभिकीय प्रतिक्रिया को, तो इसे भी किसी तत्व के माध्यम से हम गामा किरण के उस तत्व से के नाभिक से गामा, उस तत्व के परमाणु के नाभिक से गामा किरण के उत्सर्जन से भी हम इस प्रतिक्रिया को माने गामा विकिरण या गामा डी के गामा क्षय को दर्शा सकते हैं। उदाहरण हम कर सकते हैं, उदाहरण एक। एंड जैसा कि शुरू में ही बताया हमने, इसमें मैंने जब से गामा क्षय को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसके इसी टॉपिक में जो लास्ट जो रूल है, थर्ड रूल सॉडिफाइजन विस्थापन नियम का, तो शुरू में ही मैंने बताया कि गामा क्षय डायरेक्ट सबसे पहले ही नहीं हो जाता है। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से पहले गामा किरण ही नहीं निकलती है, पहले या तो अल्फा निकलता है या बीटा निकलता है, लेकिन एक बार एक ही कण निकलता है। तो जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से कोई अल्फा कण या बीटा कण निकल जाएगा, तब वह जो नाभिक होता है वह अनस्टेबल हो जाता है, माने वह अनस्टेबल तो रहता ही है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में जब आ जाता है तो गामा किरण के रूप में, गामा विकिरण के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करके वह उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में, सामान्य ऊर्जा स्तर में चलाता है। यही होता है गामा किसी उत्तेजित रेडियो सक्रिय नाभिक से गामा किरण के उत्सर्जन के बाद। तो पहले हम एक तत्व को लेते हैं मैग्नीशियम, जिसकी परमाणु संख्या 12 है, द्रव्यमान संख्या 27 है। तो उससे एक बीटा माइनस कण का उत्सर्जन करा लें तो जो नया एलिमेंट होगा वह उत्तेजित होगा, क्योंकि बीटा कण निकला तो उत्तेजित हो जाता है, या अल्फा कण भी निकलेगा किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से तो उत्तेजित हो जाता है। तो मैग्नीशियम से एल्युमिनियम हो जाएगा एवं उसके परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बीटा कण माइनस कण का उत्सर्जन होगा तो मैग्नीशियम से एल्युमिनियम हो गया, तो 12 से 13 हो जाएगा। बीटा माइनस कण से के उत्सर्जन से, किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से बीटा माइनस कण के उत्सर्जन से, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 बढ़ जाता है एटॉमिक नंबर में। तो मैग्नीशियम का 12 है तो एल्युमिनियम का 13 हो गया, 1 बढ़ जाएगा। लेकिन जब एल्युमिनियम 27 द्रव्यमान संख्या है उसका, तो वह उत्तेजित अवस्था में आ गया। वह जब गामा विकिरण को उत्सर्जित करेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके द्रव्यमान संख्या माने एल्युमिनियम जो उत्तेजित है वह समान ऊर्जा स्तर में ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, उसके द्रव्यमान संख्या और एवं परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस उदाहरण को देखें तो पहले हम मैग्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या 12 है, 12 है, जेड की जगह 12, नीचे बाईं ओर 12 दिया, मैग्नीशियम Mg संकेत हो गया, एवं द्रव्यमान संख्या 27, मैग्नीशियम को हमने लिखा 12 परमाणु Mg संकेत से, परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान संख्या 27। इससे पहले इसे उत्तेजित करा दिया जाए, माने इसके यह जो मैग्नीशियम है अब परिवर्तन हो जाएगा एल्युमिनियम में, वह उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, उत्तेजित नाभिक हो जाएगा। तो पहले एक बीटा माइनस कण का उत्सर्जन हुआ है, बीटा माइनस लिख दिया मैग्नीशियम से, तो जो नया नाभिक होगा वह उत्तेजित अवस्था में आ गया, एक्साइटेड एल्युमिनियम, एवं एक बीटा माइनस कण से नए नाभिक की परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैग्नीशियम से बीटा माइनस कण का उत्सर्जन, एक बीटा माइनस कण का उत्सर्जन कराया गया है, यहाँ पर इसे यहाँ दर्शाया गया है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, 12 है, तो द्रव्यमान संख्या 27 है। तो द्रव्यमान संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हो गया बीटा माइनस कण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से मैग्नीशियम नाभिक से, लेकिन परमाणु संख्या 12 से बढ़ के 1 से बढ़ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम जो प्राप्त हुआ मैग्नीशियम से एक बीटा माइनस कण के उत्सर्जन से, तो परमाणु संख्या 12 + 1 13 हो गया, द्रव्यमान संख्या 27 ही रहा, लेकिन अब यह क्या हो गया, उत्तेजित नाभिक हो गया। मैंने बताया जैसा कि किसी भी गामा रेडिएशन सबसे पहले नहीं निकलता है, किसी भी ये नाभिक से, रेडियो सक्रिय नाभिक से पहले अल्फा कण या बीटा कण निकलेगा, एक बार में कोई एक ही, उसके बाद फॉलो करता है गामा क्षय होता है। गामा विकिरण जो है या गामा किरण अल्फा कण किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से अल्फा कण या बीटा कण के उत्सर्जन के बाद ही होता है,
और जब इस रेडियो सक्रिय तत्व में नाभिक से अल्फा कण या बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो वह नाभिक अस्थायी हो जाता है, जैसा कि एल्युमिनियम के साथ हुआ, यह अस्थायी हो गया। इसे भी हमने स्टार लगा दिया है एल्युमिनियम के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में ही ऊपर में स्टार लगा दिया है, जो कि अस्थायी है, एल्युमिनियम हो गया। मैग्नीशियम से बीटा माइनस कण का उत्सर्जन से जब एक बीटा माइनस कण निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, तो मैग्नीशियम परिवर्तित हो गया एल्युमिनियम में, लेकिन क्या हो गया, उत्तेजित होकर के, एक्साइटेड होकर के, जिसे हमने स्टार से डिनोट किया है। अब यह जो क्या करेगा, अब उत्तेजित होकर एल्युमिनियम जो है गामा विकिरण को उत्सर्जित करेगा। गामा किरण को हमने दिखा दिया, गामा किरण उत्सर्जित किया, उत्सर्जित करके वह एल्युमिनियम ही रहा, उसके उस तत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एल्युमिनियम ही रहा, लेकिन अब ग्राउंड स्टेट में आ गया, उत्तेजित से अवस्था से आ गया सामान्य ऊर्जा स्तर में। एल्युमिनियम ही रहा, 13 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 27, लेकिन यह ग्राउंड स्टेट में आ गया, यह उत्तेजित है। बीच वाला जो दिखाए हैं मैग्नीशियम से बीटा कण माइनस कण के उत्सर्जन से, यह क्या है, उत्तेजित एल्युमिनियम, यह उत्तेजित एल्युमिनियम, उत्तेजित नाभिक हो गया एल्युमिनियम का। लेकिन जो राइट में प्राप्त हुआ है गामा किरण ऊर्जा को उत्सर्जित कर दिया, तो एल्युमिनियम भी प्राप्त हुआ, लेकिन अब यह आ गया ग्राउंड स्टेट में, सामान्य ऊर्जा स्तर में आ गया, सामान्य ऊर्जा स्तर, सामान्य नाभिक हो गया, सामान्य ऊर्जा स्तर में आकर के। तो इस प्रकार हमने गामा किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से गामा 6 को भी डिस्कस किया उदाहरण सहित। अब इस वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण है, या के इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर अंग्रेजी में कहते हैं। के सेल का इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, एवं नाभिक का जो प्रोटॉन है वह न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, साथ साथ एक न्यूट्रिनो भी इस प्रक्रिया में उत्पन्न होता है, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण। तो जो सेकेंड टॉपिक है एवं लास्ट टॉपिक भी, दो ही टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो हेडिंग दे दें, इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण या के इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, के सेल का इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण या के इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के सेल का इलेक्ट्रॉन का कैप्चर। अभिग्रहण को अंग्रेजी में कैप्चर कहा जाता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में नाभिक अपने बगल वाला सबसे करीब अर्थात के सेल के एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, अभिग्रहण कर लेता है, तथा नाभिक का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, एवं न्यूट्रिनो भी प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। इसे आप लोग लिख में इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण में देखिए, इस प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण के इलेक्ट्रॉन कैप्चर लिखें। इस प्रक्रिया में नाभिक, परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक का इस प्रक्रिया में किसी परमाणु का नाभिक, इस प्रक्रिया में किसी परमाणु का नाभिक के सेल से, अपने सबसे नजदीक वाला जो सेल है के सेल, के कक्ष, के सेल अंग्रेजी में, से एक इलेक्ट्रॉन का अभिग्रहण
कर देता है कौन? नाभिक, जिससे कि नाभिक का प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है एवं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन संकेत P, न्यूट्रॉन का N स्मॉल n, प्रोटॉन का स्मॉल p, एवं प्रोटॉन P न्यूट्रॉन स्मॉल n में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होता है एवं इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में न्यूट्रिनो की भी उत्पत्ति होती है एवं साथ में न्यूट्रिनो भी प्राप्त होता है। न्यूट्रिनो, इसका सिंबल न्यू है, न्यूट्रिनो भी उत्पन्न होता है, न्यूट्रिनो भी उत्पन्न होता है। अब इस प्रक्रिया को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। नाभिक चूंकि इलेक्ट्रॉन का, के सेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, अभिग्रहण करता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन 1p1 प्रोटॉन को व्यक्त कर सकते हैं, 1p1 या 1h1। हाइड्रोजन, प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक 1h1, 1h2, 1h3 हैं, तो 1h1 जो है हाइड्रोजन वह प्रोटॉन ही है। तो 1p1 प्लस इलेक्ट्रॉन, के सेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन मैंने नाभिक का प्रोटॉन, नाभिक जो है कैप्चर किया, मैं नाभिक का प्रोटॉन कैप्चर किया, किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल ई संकेत में, -1 नीचे, 0 ऊपर। द्रव्यमान संख्या की जगह 0, परमाणु संख्या की जगह -1। यह इलेक्ट्रॉन का संकेत हो गया। 1p1 प्रोटॉन का, नाभिक के प्रोटॉन का रिजल्ट क्या मिला? प्रोटॉन परिवर्तित हो गया न्यूट्रॉन में। 1 - 1 0 हो जाएगा, नीचे में 0 और 1 + 0 दैट इज 1। 0n1 न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो की उत्पत्ति हुई। न्यू क्या है? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का संकेत, जो नाभिक के अंदर उपस्थित पाए जाने वाला एक द्रव्यमान रहित एवं आवेश रहित, द्रव्यमान भी इसका लगभग 0 है, कोई आवेश भी न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पर नहीं होता है। जेनॉन का इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, तो इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण के रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन को मैंने दर्शाया। अब उसी को हम 13.6 वाला जो एग्जाम्पल है, उससे मैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 13 न्यूक्लियाई का, तो उसे मैं दर्शाता हूँ। तो उसमें है जो 13.6 का जो पार्ट 7 है, क्वेश्चन 7, अदर जो 6 रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उन्हें भी कंप्लीट करना है। वे सभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वे सभी भी 12th स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। एंड IIT JEE एंड अदर इंजीनियरिंग इंट्रेंसेस जो स्टेट डिफरेंट स्टेट्स के हैं एंड मेडिकल इंट्रेंसेस, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसमें क्या है? जेनॉन, X संकेत क्या है? सिंबल X सफिक्स में E, एंड परमाणु संख्या 54, जेनॉन का द्रव्यमान संख्या 120, ऊपर 120 लिखा, नीचे 54 लिखा। तो इसका इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण को दर्शाना है न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, नाभिकीय प्रतिक्रिया के द्वारा। इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, यही क्वेश्चन है 13.6 का 7। इसे हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि के कैप्चर को हमने अभी देखा, इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण को 1p1 प्लस E स्मॉल e -1 0, न्यूट्रॉन में 0n1 प्लस न्यूट्रिनो। तो यहाँ देख सकते हैं जेनॉन, अब तत्व क्या हो गया? जेनॉन का तत्व है जिसमें जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 54 है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 54 है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, 120 हो गया। अब जेनॉन जो नाभिक है, उसमें 54 प्रोटॉन है, तो जो के सेल के, जो जेनॉन नाभिक, जेनॉन परमाणु के के सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वह नाभिक के प्रोटॉन के द्वारा, के प्रोटॉन्स के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैप्चर कर लेगा। तो अब नया जो तत्व होगा, नया नाभिक होगा, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा, वह अब आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन हो जाएगा
और उसकी परमाणु संख्या कितने से घट जाएगी, 1 से घट जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो 54 - 1 53 हो जाएगा। अब 53 बचे प्रोटॉन रहेंगे, होंगे आयोडीन में, आयोडीन नाभिक में 53। द्रव्यमान संख्या में तो कोई चेंज नहीं, 120 ही रहेगा, 120 ही रहा, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ। प्लस न्यूट्रिनो की भी उत्पत्ति हुई तो न्यू लिख देंगे। यही हो गया उसका आंसर, मतलब एग्जाम्पल हो गया उसका। इलेक्ट्रॉन जेनन परमाणु के नाभिक का इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण को मैंने दर्शाया। एक सी सिंबल हो गया जेनोन का, परमाणु संख्या 54 है, द्रव्यमान संख्या 120 है, उससे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर या इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण हिंदी में, अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो जेनोन परमाणु के नाभिक का जो प्रोटॉन है, 54 प्रोटॉन्स हैं। तो यह नाभिक, जेनोन नाभिक अपने के सेल के, अपने परमाणु के सेल के एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अभिग्रहण कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो आयोडीन, जेनोन अब आयोडीन में परिवर्तित हो गया। एंड 54 एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो 53 ही रह गए प्रोटॉन्स, मतलब परमाणु संख्या 53 हो गई आयोडीन की। द्रव्यमान संख्या तो ही रहा, 120 ही रहा, कोई चेंज नहीं है। प्लस न्यूट्रिनो यहाँ की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन कैप्चर या इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण को भी और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह भी है। इसके साथ ही अब यह वीडियो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। एंड मेरे यूट्यूब चैनल फेस क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।